नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में जानेंगे और इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समास के अर्थ के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। इसे संक्षेपीकरण, इसी को संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। अब हम समास की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों समास की परिभाषा क्या होती है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को ही समास कहते हैं। यहाँ पर आप शब्दों को ध्यान रखेंगे क्योंकि समास का निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होता है, जबकि संधि का निर्माण दो वर्णों के मेल से होता है। आप इतना याद रखेंगे कि समास का निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होता है, जबकि संधि का निर्माण दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होता है। अब हम समास के भेद के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों समास के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि समास के 6 भेद होते हैं। अब समास के कौन कौन 6 भेद होते हैं, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों समास के 6 भेद होते हैं। पहला आपका है द्वंद्व समास, दूसरा आपका है द्विगु समास, तीसरा आपका है तत्पुरुष समास, चौथा आपका समास है कर्मधारय समास, पांचवा आपका है अव्ययी भाव समास और छठा आपका है बहुब्रीहि समास। अब आइए इनके बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। दोस्तों सबसे पहले हम यह जानेंगे कि समास का निर्माण किन किन पदों से होता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि समास का निर्माण 2 पदों से होता है। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले पद को हम उत्तर पद कहते हैं। तो आइए हम द्वंद्व समास की परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है कि द्वंद्व, तो अर्थात जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचानेंगे। अगर आपसे परीक्षा में द्वंद्व समास का उदाहरण आ गया तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी पहचान लीजिए। तो इसकी पहली ट्रिक है, द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है। दोस्तों कह रहा है कि द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है। अर्थात अगर द्वंद्व समास का आपको उदाहरण दे दिया है और उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग है, तो वहाँ पर आप 99% मामले मान लीजिए कि वहाँ पर आपका द्वंद्व समास है। लेकिन जहाँ पर दो समान शब्द या सेम सेम शब्द आ जाए और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होगा। जैसे दिन दिन, रात रात। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि द्वंद्व समास में विलोम शब्दों का भी प्रयोग होता है। जैसे रात दिन, भाई बहन, राजा रानी। तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा। अब इसकी दूसरी ट्रिक क्या है, द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। दोस्तों द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास के उदाहरण में यदि उसका समास विग्रह करने पर यदि उसके बीच में और आ जाए, या आ जाए, अथवा आ जाए, तो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा। आइए इसके उदाहरण के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपका है माता पिता, इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग है, तो यहाँ पर आप मान लेंगे कि यह आपका द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता में माता और पिता और का भाव प्रकट हो रहा है।
राम कृष्ण में राम और कृष्ण और आ रहा है, तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास है। भाई बहन में भाई और बहन, यहाँ पर आपको बता दिया है कि द्वंद्व समास में विलोम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यदि दो समान शब्द आ जाएं, सेम सेम शब्द आ जाएं और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास नहीं होता, बल्कि वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिन दिन, दिन दिन के बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर आप योजक चिन्ह देखकर द्वंद्व समास नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आपका समास है द्विगु समास। तो दोस्तों इस समास की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, अर्थात जिसमें संख्या की प्रधानता हो, संख्या का महत्व हो, उसी को हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे इसकी ट्रिक क्या है? द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, हम द्विगु समास में संख्या को महत्व देते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या है? नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, इसमें संख्या क्या है? नौ। तो इससे आपको जानकारी हो जाएगी कि यह आपका द्विगु समास है। सप्तद्वीप में सात द्वीपों का समूह, इसमें संख्या क्या है? सात है, तो यह आपका द्विगु समास है। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, द्विगु समास है। सतमंजिल, सात मंजिलों का समूह, तो इसमें आपका द्विगु समास है। अब हम अगले समास पर चलते हैं। आपका थर्ड नंबर पर आता है कर्मधारय समास। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि किस समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है, तो वहाँ पर आप उत्तर लगाएंगे कर्मधारय समास। दोस्तों कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है और इसी में उपमान उपमेय का भी संबंध होता है, उसी को हम कर्मधारय समास कहते हैं। और इसकी ट्रिक क्या होती है? कर्मधारय समास की ट्रिक क्या होती है, इसको ट्रिक के माध्यम से हम कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों विशेषता बताने वाले समास को ही कर्मधारय समास कहते हैं। इतना आप याद रखेंगे, जिस समास में किसी शब्द की विशेषता बताई जा रही हो, तो वहाँ पर आप मान लीजिए कि वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। अब आइए इसके उदाहरण के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपका है काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च, यहाँ पर मिर्च की विशेषता क्या है कि मिर्च कैसी आपकी है? काली है, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा। दूसरा आपका है नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ पर आपका कमल की विशेषता क्या है कि कमल आपका नीला है, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है। पीतांबर, पीला पीला है जो अंबर, यहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा। अब हम अगले समास पर आते हैं। नंबर 4 पर आपका अव्ययी भाव समास है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और यह प्रधान भी होता है। दोस्तों जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय का मतलब जिसका व्यय ना हो, उसी को हम अव्यय कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और प्रधान हो, उसी को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। दोस्तों जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और प्रधान हो, उसी को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी ट्रिक क्या होती है? प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव कहलाता है। अगर आपको किसी समास में उपसर्ग, उसके आगे उपसर्ग अगर लगा हुआ है, तो वहाँ पर आप मान लीजिए कि वह आपका अव्ययी भाव समास है। जैसे यथा स्थान में, यथा आपका क्या उपसर्ग है, यथा स्थान में स्थान के अनुसार।
आजीवन में जीवन भर। आजीवन में आपका आ उपसर्ग है, यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। यथा समय में यथा यथा आपका उपसर्ग है। तो यहाँ पर इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जिस शब्द में मतलब कि जिस सामासिक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है तो वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप याद रखेंगे कि द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास में थोड़ा सा अंतर करके आप पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पर आपका रात रात है, दो समान शब्द हैं, दो सेम सेम शब्द है और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग है। यहाँ पर आप द्वंद्व समास नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि द्वंद्व समास में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ पर दोनों विलोम शब्द होते हैं, विपरीत शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों सेम सेम शब्द है। तो यहाँ पर जहाँ पर दो सेम सेम शब्द आ जाए, दो समान शब्द आ जाए और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा। जैसे रात रात में योजक चिन्ह लगा है, अव्ययी भाव समास है। दिन दिन में योजक चिन्ह लगा, अव्ययी भाव समास है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले समास की ओर। आपका 5 नंबर पर है तत्पुरुष समास। अब हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जिस समास में पूर्व पद गौड़ हो, मतलब कि जिस समास में पहला पद प्रधान ना हो अर्थात गौड़ हो, तथा उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कह रहा है कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। और समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के भी 6 भेद होते हैं। यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा आपका है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और आपका छठा है अधिकरण तत्पुरुष। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत सबसे पहले हम कर्म तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, कर्म तत्पुरुष समास अगर आपको परीक्षा में दे दिया है तो कैसे आप पहचानेंगे कि इसमें आपका कर्म तत्पुरुष है? तो दोस्तों, इसकी ट्रिक क्या होती है? वैसे तो कर्म तत्पुरुष की विभक्ति या परसर्ग होती है को। अगर आपको सामासिक पदों का विग्रह करने पर अगर बीच में को का भाव प्रकट हो, मतलब कि को शब्द आ जाए विग्रह करने पर, तो वहां पर आप मान लीजिए कि आपका कर्म तत्पुरुष समास है। इसकी ट्रिक क्या है? इसमें को शब्द का लोप होता है। जैसे मतदाता, मत को देने वाला, तो यहाँ पर आपका को आ रहा है। को क्या है? यह विभक्ति है, इसी को परसर कहते हैं। दोस्तों, हम विभक्ति को ही परसर कहते हैं और कर्म की विभक्ति या परसर क्या होता है? को होता है। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि यह आपका कर्म तत्पुरुष समास है। मतदाता, मत को देने वाला। गिरह कट, गिरह को काटने वाला, तो इसमें भी आपका को आ रहा है। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि यह आपका कर्म तत्पुरुष समास है। आपका दूसरा है करण तत्पुरुष समास। अब करण का विभक्ति, पहले तो करण की विभक्ति या परसर क्या होती है? तो करण की आपकी विभक्ति होती है से के द्वारा। जहाँ पर जब आप सामासिक पदों का विग्रह करेंगे तो उनके बीच में अगर से के द्वारा आ जाए तो वहाँ पर आप मान लीजिए कि आपका करण तत्पुरुष समास है। अब इसकी ट्रिक क्या है? जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो, और करण कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है, के द्वारा होता है। जैसे जन्मजात,
जन्म से उत्पन्न, तो यहाँ पर आपका से वर्ड आ रहा है। से क्या है? विभक्ति है। किसकी विभक्ति है? करण की। तो यहाँ पर इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यह आपका करण तत्पुरुष समास है। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, अर्थात यहाँ पर आपका से वर्ड आ रहा है बीच में, तो यहाँ पर आपका करण तत्पुरुष समास है। गुणहीन, गुणों से हीन, तो इसमें भी आपका से का भाव आ रहा है। जब आप सामासिक विग्रह कर रहे हैं, जैसे गुणहीन का सामासिक विग्रह कर रहे हैं, तो गुणों से हीन, इसमें से विभक्ति आ रही है, और से विभक्ति किसकी है? करण की होती है। तो इसमें आपका करण तत्पुरुष समास है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 3 पर संप्रदान तत्पुरुष है। और दोस्तों, संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? तो इतना आप जान लीजिए कि संप्रदान की विभक्ति होती है को के लिए, को के लिए। अब हम ट्रिक के माध्यम से क्या है, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, और संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है, के लिए होता है। जैसे आइए देखते हैं, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। दोस्तों, हथकड़ी का आप सामासिक विग्रह कर रहे हैं, तो इसका होगा हाथ के लिए कड़ी। तो यहाँ पर देखिए के लिए आ रहा है, और के लिए किसकी विभक्ति होती है? संप्रदान की होती है। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि यह आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नंबर नंबर 4 पर है आपका अपादान तत्पुरुष। अब और दोस्तों, अपादान की विभक्ति क्या होती है? यहाँ पर से, अपादान की विभक्ति होती है से, और से का हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं जहाँ पर अलग होने का अर्थ भाव प्रकट हो। मतलब कि अलग होने के अर्थ में, जहाँ पर अलग होने का भाव प्रकट हो, वहाँ पर हम से विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अर्थात जहाँ पर अलगाव की स्थिति हो, अर्थात से विभक्ति किसकी है? अपादान की है। और ट्रिक में, जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो, और अपादान कारक चिन्ह क्या है? से है। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से क्लियर करते हैं। धनहीन, धन से हीन। तो दोस्तों, आप धनहीन का जब सामासिक विग्रह करेंगे, तो धन से हीन होगा। तो यहाँ पर आपका बीच में से आ रहा है, और से विभक्ति किसकी है? अपादान की होती है। धन से हीन मतलब धन से अलग हो रहा है, मतलब धन से हीन। तो यहाँ पर आपका अपादान तत्पुरुष समास है। भय भीत, भय से भीत, यहाँ पर से आ रहा, तो अपादान तत्पुरुष समास है। जन्मांध, जन्म से अंधा, यहाँ पर आपका तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष समास है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5 पर आपका संबंध तत्पुरुष। और दोस्तों, संबंध की विभक्ति या परसर क्या होती है? का, की, के। दोस्तों, का संबंध की विभक्ति होती है का, की, के। अगर सामासिक पदों का विग्रह करने पर बीच में अगर आपको का, की, के का भाव आ जाए, तो वहाँ पर आप मान लीजिए कि आपका संबंध तत्पुरुष समास होता है। ट्रिक इसकी यही होती है कि जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, वहाँ पर आपका संबंध तत्पुरुष समास होता है। और संबंध तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या होता है? का, की, के होता है। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। तो दोस्तों, इसमें का आ रहा है, तो ये आपका संबंध तत्पुरुष समास है। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न, तो यहाँ इसमें आपका संबंध तत्पुरुष समास है। आइए छठे नंबर पर अधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। तो अधिकरण तत्पुरुष का आपका विभक्ति होती है में, पर। दोस्तों, अधिकरण की विभक्ति होती है में, पर, अर्थात जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो, और अधिकरण कारक चिन्ह क्या होता है? में, पर। अगर आपको सामासिक पदों का जब आप विग्रह करते हैं, अगर बीच में पर का भाव आ जाए, तो वहाँ पर आप मान लीजिए कि आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से क्लियर करते हैं।
नीति निपुण, नीति में निपुण, तो यहाँ पर में आ रहा है, तो इससे आप जान जाएं कि आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, यहाँ पर आ रहा है, तो आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो यहाँ पर आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अब हम नेक्स्ट समास देखते हैं। नंबर 6 पर आपका है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों आइए इसके बारे में जानते हैं, यह सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप याद रखेंगे कि बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि किस समास के दोनों पद अप्रधान हो, मतलब कि प्रधान ना हो, तो वह कौन सा समास होता है? तो दोस्तों जिस समास के दोनों ही पद प्रधान ना हो, अर्थात अप्रधान हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 मुख है जिनके, अर्थात रावण। तो दोस्तों इसमें कोई भी प्रधान नहीं होता, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे इसमें आपका रावण प्रधान हो गया। जैसे दशानन, 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण, तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, अर्थात शिव जी, यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तो वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। गिरधर, गिर को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण जी। तो इनमें आपका बहुब्रीहि समास है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समास अब क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।